केंद्र की मोदी सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को बढ़ावा देने के लिए ई-रूपी लॉन्च कर दिया। ई-रूपी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। ई-रूपी का मकसद डिजिटल पेमेंट को गति देने के साथ किसी योजना के लिए भेजे गए पैसों का दुरुपयोग रोकना भी है। खाद के लिए मिले पैसों से खाद की ही होगी खरीद। किताब के लिए मिले पैसों से सिर्फ खरीद पाएंगे किताब। टीके के लिए मिले पैसों से लगेगा सिर्फ टीका। यानी जिस काम के लिए पैसा उसी पर होगा खर्च। सोमवार को पीएम मोदी ने जिस ई-रूपी को लॉन्च किया, उसका मकसद डिजिटल पेमेंट और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को बढ़ावा देना तो है ही, साथ ही इसका मकसद सरकारी योजना में भेजे गए पैसों का दुरुपयोग रोकना भी है। ये बात पीएम मोदी ने ई-रूपी लॉन्च करते वक्त भी बताई। इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशि दी गई है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बताया कि ई-रूपी सुनिश्चित करेगा कि जिस काम के लिए पैसे दिए गए वो पैसे उसी काम पर ही खर्च हों। यानी ई-रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पज स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा, ये ई-रूपी सुनिश्चित करने वाला है। शुरुआती चरण में ई-रूपी को हेल्थ सेक्टर में लागू किया गया है और आगे इसको दूसरे सेक्टरों में भी लागू करने की योजना है। इसका इस्तेमाल गैर सरकारी संगठन भी किसी को फायदा पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन सेवा भाव से भारत सरकार के द्वारा जो मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है उसका लाभ लेना नहीं चाहता है, लेकिन जो प्राइवेट अस्पतालों में जहां कुछ कीमत देकर के वैक्सीन चल रही है उसमें भेजना चाहता है। अगर वो 100 गरीबों को वैक्सीन लगवाने की उसकी इच्छा है तो वो उन 100 गरीबों को ई-रूपी वाउचर दे सकता है। ई-रूपी वाउचर ये सुनिश्चित करेगा कि उसका इस्तेमाल वैक्सीन लगवाने में ही हो, किसी और काम में नहीं। आइए अब समझते हैं ई-रूपी कैसे काम करता है। ई-रूपी एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग बेस्ड ई-वाउचर है। ई-रूपी वाउचर सीधे लाभार्थियों के मोबाइल पर भेजा जाता है। यूजर्स बिना कार्ड, ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के ई-रूपी वाउचर को रिडीम कर सकेंगे। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों को मिलेगा और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। साफ है, ई-रूपी लाभार्थियों को सीधा फायदा पहुंचाएगा और गरीबों के हक की सॉलिड सुरक्षा भी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने पॉर्न विवाद मामले में चुप्पी तोड़ते हुए अपना पहला बयान जारी किया है। अपने बयान में शिल्पा ने लोगों से उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की है और कहा है कि इस मामले में सच की ही जीत होगी। पॉर्न फिल्म मामले में पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर चुप्पी तोड़ी है। शिल्पा शेट्टी ने ट्विटर पर एक बयान जारी कर कहा है कि पिछले कुछ दिन हर तरह से मुश्किल भरे रहे हैं। मेरे और परिवार के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं। मुझे ट्रोल किया गया है। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को भी इसमें घसीटा गया है। मैंने इस मामले पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है, आगे भी नहीं करूंगी, क्योंकि ये मामला अभी कोर्ट में है। इसलिए कृपया मेरे नाम पर झूठी बातें न बनाएं। इसके साथ ही शिल्पा शेट्टी ने लोगों से उनके परिवार की निजता का सम्मान करने की भी अपील की है। अपने बयान में शिल्पा ने कहा है कि मुझे मुंबई पुलिस और भारत के न्यायालय पर भरोसा है। एक परिवार के तौर पर हम कानूनी मदद ले रहे हैं, लेकिन तब तक मैं आपसे निवेदन करती हूँ, खासकर एक माँ के तौर पर,
कि हमारे बच्चों के खातिर हमारे परिवार की नीचता का सम्मान कीजिए। साथ ही मैं निवेदन करती हूँ कि आधी अधूरी जानकारी पर बिना सच जाने टिप्पणी मत कीजिए। अपने बयान में शिल्पा ने मीडिया ट्रायल को भी खैर जरूरी बताया और कहा कि इस मामले में सच की जीत होगी। बता दें, पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस को दिए अपने बयान में शिल्पा ने कहा था कि उनके पति पॉर्न नहीं बल्कि एरोटिक फिल्में बनाते हैं और पुलिस को गलत फहमी हुई है। आइए जान लीजिए ये पूरा मामला है क्या, जिसमें राज कुंद्रा सलाखों के पीछे हैं और शिल्पा को बयान जारी करना पड़ रहा है। दरअसल राज कुंद्रा पर पॉर्न फिल्म बनाने और बेचने का आरोप है। आरोपों के मुताबिक पॉर्न फिल्म का कारोबार कुंद्रा खुद की वियान नाम की कंपनी से करता था। वियान कंपनी का टाई अप लंदन में रजिस्टर्ड कैनरीन कंपनी से था। कैनरीन कंपनी अपने ऐप हॉटशॉट के जरिए पॉर्न फिल्म दिखाती थी। आरोप है कि कैनरीन का मालिक राज कुंद्रा और उनका एक रिश्तेदार ही है। इसी आरोप पर बीते 19 जुलाई को कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई थी और फिलहाल कुंद्रा न्यायिक हिरासत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब बात भरतपुर की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सांसद रंजीता कोली को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले को गिरफ्तार किया है। आरोपी महेंद्र कोली भुसावर कस्बे के वार्ड नंबर 20 के शैतान मोहल्ले का रहने वाला है। भुसावर थाना पुलिस सुबह से ही आरोपी की तलाश कर रही थी और देर शाम पुलिस ने भरतपुर बस स्टैंड से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने शराब के नशे में सांसद को फोन किया था और उसे पता नहीं कि शराब के नशे में उसने सांसद को क्या क्या बोल दिया। फिलहाल एसपी ऑफिस में आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आरोपी महेंद्र कोली सच बोल रहा है या फिर झूठ। हालांकि इस बात की तो पुष्टि पुलिस ने भी कर दी है कि आरोपी ने शराब के नशे में सांसद को फोन किया था। उसको हम लोगों ने डिटेन कर लिया। इस आदमी का नाम महेंद्र कोली है और अग्रिम जो पूछताछ है वो अब जारी है। किस कारण से, किस स्थिति में इसने इस प्रकार से कॉल किया, क्या स्थितियां रही, वो अभी पूछताछ से स्पष्ट हो। रिलायंस फाउंडेशन ने मुंबई के वंचित समुदायों के लिए मुफ्त कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस अभियान की शुरुआत की। मुंबई के वर्ली कोलीवाड़ा की जनता कॉलोनी से अभियान को शुरू किया गया है, जो पूरे मुंबई में चलाया जाएगा। इस टीकाकरण अभियान का मकसद वंचित समुदाय के लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त मुहैया कराना है और देशव्यापी टीकाकरण अभियान को तेज करना है। मुंबई में सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल और बीएमसी के सहयोग से इस अभियान को चलाया जा रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मरुधरा में आसमान से बरसी आफत। चुका है। भरतपुर में बरसात की वजह से झरनों की खूबसूरती बढ़ा दी गई है। पानी की आवक से गिरते झरनों का मजा लेने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं और नहाने के लिए इन झरनों पर उमड़ रहे हैं। भरतपुर में बरसात के साथ ही पहाड़ों से गिरते झरने पिकनिक स्पॉट में तब्दील हो गए। गर्मी के बाद बरसात से मिली राहत का मजा लेने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, लेकिन मजे के बीच कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी जमकर उड़ा रहे हैं। कोटा में बारिश का दौर लगातार जारी है। यहां 2 दिन से शहरी क्षेत्रों में झमाझम बरसात हो रही है। 3 घंटे में यहां 39 mm बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही देर रात से कोटा बैराज के 2 गेट खोलकर करीब
5000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कोटा में चंबल नदी पर बने बांध पर जलस्तर बढ़ने के साथ ही अब कोटा बैराज से पानी की निकासी की जा रही है। आज 5000 क्यूसेक पानी की निकासी बैराज के 2 गेट खोलकर की जा रही है। वहीं ग्रामीण इलाकों में क्षेत्र की सभी नदियां उफान पर है। कई गांवों में जल भराव हो गया है। कोटा में भी 3 दिन से हो रही लगातार बरसात से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इटावा सुल्तानपुर क्षेत्र में मूसलाधार बरसात से नदियां उफान पर हैं। कई गांवों का संपर्क भी अब कट गया। यहां रामपुरिया, शिवपुरा, गोवर्धनपुरा, करवाड़, बोरदा सहित 2 दर्जन से ज्यादा गांवों की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। उधर दौसा में भी बरसात की वजह से सड़कें सरोवर जैसी बन गई। जल जमाव की वजह यहां लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि बरसात के पानी से खेत ऐसे नजर आए जैसे समंदर बन गए हों। दौसा में भी लगातार भारी बरसात जारी है। यहां बारिश के बाद बांधों में ज्यादा पानी भर गया, जबकि जोधिया गांव की सरकारी स्कूल की चार दीवारी भी बारिश के चलते ढह गई। ये देखिए, बारां जिले के बीते 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है। यहां बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। बरसात से नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। ये देखिए हमारे घर में। टोंक जिले में हो रही बरसात से किसानों के चेहरे खिल उठे। वहीं कई लोगों के लिए बारिश मुश्किल का सबब बन गई। निवाई में हुई बरसात ने नगर पालिका की ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। टोंक में टोडा रायसिंह टोंक मार्ग पर पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। इस बीच यहां लोग भी लापरवाह दिखे और वो जान हथेली पर रखकर सड़क पार कर रहे हैं। धौलपुर में हो रही बरसात से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जल ही जीवन है, लेकिन जब जल जलजला बन जाए तो क्या होता है? आइए हम आपको मरुधरा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां भारी बारिश से त्राहिमाम मचा है। तस्वीरें 5 हैं जो मॉनसून की मनमानी बताने को काफी हैं। नदियां उफान पर हैं, बांध छलक गए हैं, शहरों में सैलाब है तो गांव पानी पानी है। जहां देखो बस पानी ही पानी है। ऐसा लग रहा है कि मानो मरुधरा जलधरा में तब्दील हो गई है। हाल ये है कि मरुधरा में जल प्रहार से चीख पुकार मच गई है। मुसीबतों की मूसलाधार से हाहाकार मचा है। एक एक कर आप भी पानी पानी जिंदगानी की तस्वीरें देखते जाइए। हाड़ौती में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। पानी की मनमानी से चंबल नदी लबालब हो गई है, जिसके बाद कोटा बैराज से पानी की निकासी की जा रही है, जिसकी वजह से कई गांवों में पानी भर गया। कोटा में 3 दिन से हो रही बारिश के बाद अब लगातार जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है और कोटा बैराज की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप, कोटा बैराज से 5000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। जिस तरह से लगातार हाड़ौती में बारिश का दौर जारी है, तमाम जो नदियां हैं, चंबल, काली सिंध, परवन, पार्वती, उजाड़, मेज नदी, ये सब नदियां जो है उफान पर हैं। ऐसा ही कुछ हाल धौलपुर का है, जहां भारी बारिश से पार्वती बांध की सीमा रेखा छोटी पड़ने लगी है। बांध के 19 गेट खोलकर 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पानी की निकासी से कैचमेंट एरिया के 2 दर्जन से अधिक गांवों के प्रभावित होने की आशंका है। इसके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। 5 साल बाद डैम के गेट खोले गए हैं। 2016 में गेट खुले थे, उस टाइम 18 गेट खुले थे। इस टाइम आज के डेट में ये 19 गेट खुले हुए हैं। ये लगभग 45,000 क्यूसेक पानी गेटों से निकाला जा रहा है। पानी की आवक अभी भी बांध में जारी है। वहीं अलवर में बारिश ने पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारी बारिश से रूपारेल नदी उफान पर है। नदी में 9 फीट ऊंचा बहाव है। आज पहली नदी आई है, जिससे बहुत ही
किसान खुशी महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा पानी आया है। बात जयपुर की करते हैं, जहां सुबह से ही जमकर बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते परकोटे के बापू बाजार में करीब 100 साल पुराना बरगद का पेड़ गिर गया, जिसकी जद में कई गाड़ियां आईं और एक साइकिल चालक जिसकी इस हादसे में मौत हो गई। मौके पर पहुंची रेस्क्यू की टीम ने शव को बाहर निकाला और एसएमएस हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया गया। वहीं कई वाहन भी इसके नीचे दब गए। एसडीआरएफ समेत जिम्मेदार लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। बापू बाजार में गोलछा सिनेमा के पास में ये सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ बारिश के बाद में गिर गया और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये पेड़ गिरा है, धराशायी होने से जो है एक कार है और एक वाहन चालक है जो साइकिल चालक था वो इसके नीचे आ गया, तो उसकी दबकर इसके नीचे मौत हो गई। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। काफी वक्त लगा आपको निकालने में। कैसा पेड़ है, काफी वजन था, किस स्थिति में मिला शव? कुछ जिंदा बचा था इंसान जब निकाला गया? चांस नहीं है जिंदा बचने के, तो देखो क्योंकि 1.5 से 2 घंटे लग गए उसको निकालने में। डेथ डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, मृत घोषित। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। बात स्थिति थी, कैसे गिरा था, कहाँ दबे थे? ये तने के नीचे, क्योंकि यहाँ बारिश की वजह से ये दलदल हो गई थी, इस वजह से वर्षों पुराना पेड़ था और ये नीचे गिर गया। ये एक बहुत बड़ा पेड़ था, जो बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था। ये पानी जड़ों में जाने से और एकदम ज्यादा बारिश होने की वजह से ये पेड़ नीचे गिर गया और एक साइकिल सवार उस पेड़ के नीचे। चलिए अब देखते हैं क्राइम टॉप 10।